basic configuration of robots. Okay, so in last lecture we have classified the robots on the basis of geometry. Okay, और ज्योमेट्री और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसके वर्क एनवेलप के हिसाब से. सो वी हैव 5 डिविजन्स फॉर दैट: पोलर, सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन, jointed arm and SCARA. Okay. Next, today we are going to talk about the end effector. Okay. So the question is, what is an end effector is? So end effector से हमारा मतलब क्या है? An end effector is usually attached to the robot's wrist and is allow the robot to accomplish a specific task. ठीक है, तो जो एंड इफेक्टर होता है वो आपके रोबोट की आर्म पे लगा होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं रोबोट की बेसिक स्ट्रक्चर में देखूं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा जो ये है रोबोट की आर्म है, उसमें जो यहाँ पे लास्ट में जो लगा होगा उसको हम लोग एंड इफेक्टर बोलते हैं, यानी जो एंड पे इफेक्ट डाले, जो एंड में ही काम करता है, दैट इज कॉल्ड एंड इफेक्टर. ओके, सो तो हमारा जो एंड इफेक्टर होता है, अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो वी हैव टू क्लासिफिकेशन फॉर दैट. फर्स्ट वन इज योर ग्रिपर एंड सेकंड वन इज योर टूल्स. ठीक है, तो एंड इफेक्टर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रिपर्स एंड सेकंड वन इज टूल्स. तो ग्रिपर, जैसे हमारे पास जो ग्रिपर हो सकता है वो बहुत तरह के ग्रिपर्स हो सकते हैं. ठीक है, या फिर हम लोग जो डिवाइसेस जो हमारा एंड इफेक्टर की तरह यूज होता है, वो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप. और टूल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. आप जो है वेल्डिंग रॉड लगा सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, कटिंग टूल्स लगा सकते हैं जो है टूल के रोबोट के हाथ के ऊपर. ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड अंडर टूल्स. एंड ग्रिपर्स क्या होता है? जो पकड़ने का काम करते हैं, जो ग्रिप करने का काम करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड ग्रिपर्स. ठीक, तो एग्जांपल है जैसे हमारे पास मैकेनिकल ग्रिपर हो. ठीक, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल ग्रिपर में क्या होता है, दो या मोर फिंगर्स होते हैं, कुछ तरह हाथ तरीके का होता है, कुछ इस तरह से. देखिए, ये जो है आपका एग्जाम्पल है मैकेनिकल ग्रिपर का. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब किसी चीज को पकड़ना होगा तो ये हैंड्स जो है इस तरह से मोशन करेंगे और उस चीज को पकड़ लेंगे, और फिर जो है आपको दूसरी जगह पे जाके उस जगह पे वो जो हैंड्स ओपन हो जाएंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, और दूसरी जगह पे जाके उसको छोड़ देंगे. ठीक है, तो ये जो है आपका एग्जाम्पल हुआ मैकेनिकल ग्रिपर का. ठीक, सो इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो तो होने चाहिए, तभी तो कोई चीज पकड़ में आएगी. एक हाथ, एक उंगली से, एक फिंगर से कुछ काम नहीं हो पाएगा. तो कम से कम दो फिंगर, जैसे ये वाले रोबोट में हमारे पास दो फिंगर है. ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है हाथ की तरह हो, उसमें 5-5 फिंगर हो, या फिर और भी ज्यादा फिंगर्स हो. ठीक, सो कम से कम दो फिंगर होने चाहिए टू ओपन एंड क्लोज द ऑन द ए वर्क पार्ट. मतलब जो वर्क पार्ट है उसको पकड़ के जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें, ताकि हम लोग. नेक्स्ट वी हैव वैक्यूम ग्रिपर. इसमें क्या होता है, सक्शन कप्स लगे होते हैं जो कि हमारे होल्ड करते हैं किसी फ्लैट सरफेस के लिए. सबसे पहली बात, वैक्यूम कप किस लिए यूज होगा? फ्लैट सरफेस के लिए यूज होगा. ये कुछ इस तरह की होगा. ये वैक्यूम कप्स का एग्जांपल है, सक्शन कप भी बोलते हैं इसको कई बार. इसमें क्या होगा कि ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ले जाना है, तो ये जो है इस तरह से इसको पिंच करेंगे और ये इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और इसको जब उठाएंगे तो ये जो है आराम से ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर पे उठ जाएगा, दूसरी जगह जाके इसको छोड़ दिया जाएगा. ठीक, तो इसका मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को. सो लेट्स सी द वीडियो so we can understand better कि how the suction cup works. So these are the suction cups which are used in industries like this. So we have to see कि how the suction cup works. ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से देखिए, ये इस ऑब्जेक्ट को उठाया इसने और दूसरी जगह जाके इस तरह से प्लेस कर दिया. ठीक है, ऐसे कोई दूसरी ऑब्जेक्ट, ये फ्लैट सरफेस वाली ऑब्जेक्ट है, इसको उठाया और दूसरी जगह पे इस तरह से रख दिया.
इज हाउ द सक्शन कप वर्क्स। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटाइज्ड डिवाइसेस होते हैं जो कि बेसिकली मैग्नेटिक वर्क पार्ट को उठाने के लिए यूज होते हैं, यानी एक तरह का मैग्नेट होगा जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ले जाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर एडेसिव डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। एडेसिव मतलब कुछ चिपकाने वाला होगा, उसमें क्या है ताकि वो जो जिस ऑब्जेक्ट को वर्क पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठाना है या फिर जिस चीज को आपको पकड़ना है उसमें इस तरह से चिपक जाए और सरफेस के ऊपर चिपक जाए, और जहाँ पे ले जाना चाहते हैं आप उसको दूसरी जगह पे आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग एडेसिव मटेरियल। एडेसिव मतलब जो चिपकने लायक हो, ठीक। नेक्स्ट वी हैव सम टाइप ऑफ मैकेनिकल सिंपल मैकेनिकल डिवाइसेस आर देयर जस्ट लाइक हुक्स और स्कूप्स। तो हुक्स जो है इस तरह से हुक जो होता है आपका इस तरह से होगा, तो वो जो है सिंपल है, इसमें इसमें ऑब्जेक्ट को लटका के एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, ठीक। सो दीज आर सम ऑफ द सिंपल टाइप ऑफ grippers which we can use. Other than that we have some type of tools also. टूल्स जैसे मैंने बताया कि वेल्डिंग रॉड हो सकती है, या फिर इसके अलावा आपका कटिंग कोई कटिंग टूल हो सकता है जो कि आप जो है यूज कर सके एज एन एंड इफेक्टर, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंड इफेक्टर वी हैव। फर्स्ट वन इज योर ग्रिपर, सेकंड वन इज योर टूल्स, ओके। और एंड इफेक्टर का मतलब क्या है? एन एंड इफेक्टर इज यूजुअली अटैच्ड टू द रोबोट रिस्ट। रोबोट के रिस्ट में लास्ट में लगा होता है। इट अलाउ टू रोबोट टू इंक्लूड स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हमारे यूज होते हैं, जैसे सामान को इधर एक पोजीशन दूसरी पोजीशन ले जाना, या जो है टूल की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जस्ट लाइक वेल्डिंग एंड कटिंग। ओके, so these are the pictures of suction cups, and these are for mechanical grippers. Next we have sensors. Talking about the sensors, talking about the sensor, there are two types of sensors which are used in robots. First one is your internal purpose, and for next one is external purpose, ठीक। तो internal purpose sensors are used to monitor and control the various joints in the robot. जो internal purpose जो sensors हैं वो जो different type of joints जो होते हैं उसको control करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रोबोट के अंदर we have in robot basic configuration we have two things. In mechanical linkage we have two things. First one is your link and second one is your joints, ठीक है। तो जॉइंट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इस लिंक के मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सेंसर्स हैं वो बेसिकली क्या क्या काम करेंगे, आपके ये सेंस करेंगे कि जॉइंट्स के अलोंग जो मोशन हो रहा है वो ढंग से हो पा रहा है कि नहीं, ठीक। जो इंटरनल सेंसर्स किस लिए यूज होते हैं? तो डिफरेंट टाइप के आपके जॉइंट्स आपने यूज करे हैं रोबोट के अंदर, उसको मॉनिटर करने के लिए आप जो है इंटरनल सेंसर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका बेसिकली ये फीडबैक डिवाइस की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका पोटेंशियोमीटर्स हो गया, ऑप्टिकल इनकोडर्स हो गए, टैकोमीटर्स हो गए, जो कि टैकोमीटर्स क्या करता है कि स्पीड रोबोट आर्म को मेजर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर और ऑप्टिकल इनकोडर क्या करता है, ये दोनों जो है आपकी पोजीशन पता करने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ the internal sensors works. So okay, so we have two classification of sensor. First one is internal sensor and second one is external sensor. In internal sensor basically we used to monitor the or and control the joints of the robots, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गया आपका? एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियोमीटर का ऑप्टिकल इनकोडर का। ये जो पोटेंशियोमीटर है ऑप्टिकल इनकोडर है बेसिकली लीनियर पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज सकते हैं। या फिर टैकोमीटर हो गया। टैकोमीटर बेसिकली क्या करता है, स्पीड ऑफ द रोबोटिक आर्म को पता करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल पर्पस। फॉर एक्सटर्नल पर्पस ये क्या करेगा कि जो आपकी
ऑपरेशन ऑफ द रोबोट है उसको कंट्रोल करने का काम जो है ये जो है एक्सटर्नल सेंसर्स के थ्रू होता है। ठीक, जैसे इसका मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए कि रोबोट ये तो मोशन वगैरह और कितना घूम गया, कितनी स्पीड में ये लिंक जो मूव हो रही है, रोबोट की आर्म कितनी तेजी से मूव हो रही है, ये तो आप इंटरनल पर्पस सेंसर्स के थ्रू मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक्सटर्नल पर्पस के क्या काम आएगा कि हमने कोई ऑब्जेक्ट किसी तरह से, जैसे ये आर्म है आपकी, ये इसने दूसरी ऑब्जेक्ट के कितना दूर है, ठीक है, या फिर ये टच हुआ इससे कि नहीं हुआ, ये चीज सेंस करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल पर्पस सेंसर्स का यूज करते हैं, सच लाइक टैक्टिकल सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, मिशन विजन एंड अदर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर मैं टैक्टिकल सेंसर्स की बात करूं, यूज टू डिटरमाइन वेदर कॉन्टेक्ट इज मेड बिटवीन सेंसर एंड अदर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये क्या करेगा टैक्टिकल सेंसर, ये पता करने के लिए काम आता है कि कि ये दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे मेरा रोबोट की आर्म है या फिर जो मेरा जो भी रोबोट है और उसके और दूसरे ऑब्जेक्ट, रोबोट और उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे हम लोग पता करेंगे बाय यूजिंग टैक्टिकल सेंसर। ठीक, टैक्टिकल सेंसर को, जैसे हमारे पास टच सेंसर्स हो गए, ये पता करता है कि क्या कोई चीज हमारे टच में आई है कि नहीं आई है। और दूसरा हमारा हो गया फोर्स सेंसर, ये बेसिकली ये भी उसी काम के लिए यूज होने वाला है हमारा, किस काम के लिए, टेक्टिकल सेंसर की तरह फोर्स सेंसर भी यूज हो रहा है। बट ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई चीज जैसे ही रोबोट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को टच में आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगी, तो ये फोर्स अगर आप पता कर पाए तो यू कैन सेंस कि ये ऑब्जेक्ट टच हुई है कि नहीं। ठीक, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड फोर्स सेंसर। नेक्स्ट वी हैव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि ये पता लगाने के लिए यूज होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और रोबोट जो है कितना प्रॉक्सिमिटी में, कितने आसपास है। जैसे ये जो है आपका इसके रोबोट का आर्म जो है ऑब्जेक्ट के पास में आएगा, वैसे ये क्या करेगा, कुछ आपको सेंसिंग देने लगेगा। ठीक है, सो जैसे आपने कार्स में भी देखा होगा कि कई बार जो बैक साइड में हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को लगाते हैं, वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही आप जब बैक गियर लेते हैं, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पीछे आती है, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको सेंस करके बता देता है, सम बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ बीप साउंड, और क्या कहते हैं लाइट, बाय क्रिएटिंग सम बीप्स, और गिविंग सेंस बाय लाइट, कि ये जो हमारी जो पीछे ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग टच करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट फिर जो ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर जो है बेसिकली फोटो सेल्स हो गए या फोटोमेट्रिक डिवाइसेस के बेस पे होता है, तो ये जनरली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के साथ में यूज होता है। नेक्स्ट वी है मशीन विजन। मशीन विजन यानी इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड जो इंस्पेक्शन जो तरीका है, या फिर मतलब जिसमें आप जो है वीडियो कैमरा या फिर इस तरह की इमेज जो विजन की बात हो रही है, तो लाइट का यूज करके जो है आप जो है सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनरली इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है या पार्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज है, गाइडेंस करने के लिए। तो ये आपका मशीन विजन के अंदर, मशीन विजन मतलब एक तरीके का, आप एक तरह से ये समझिए कि कोई कैमरा टाइप का लगा हुआ है, या तो वो फोटोग्राफ ले रहा होगा या तो वीडियो बना रहा होगा, तो वो या तो फोटोग्राफ को प्रोसेस कर रहा है या तो वीडियो को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो ये किस लिए यूज होगा, ये यूज होगा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्शन के लिए, या पार्ट को पता करने के लिए, या गाइडेंस करने के लिए कि हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं है। ठीक, तो बाय यूजिंग मशीन विजन वी कैन आइदर इंस्पेक्ट कि ये जो चीज है वो सही तरह से हमारी बनी है कि नहीं बनी, पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, या फिर गाइडेंस के लिए, क्या जो एग्जांपल है गाइडेंस का मतलब, जैसे कि हमारा जो रोबोट है वो सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या उसका जो मोशन है वो सही पाथ पे है कि नहीं। तो ये जो है आप जो है बाय यूजिंग मशीन विजन आप कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरी तरह की सिंपल डिवाइसेस है, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट के लिए, फ्लूइड फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये किसके अंदर आएंगी, आपके सेंसर टाइप्स हैं। तो मैंने जैसा बताया सेंसर्स जो हैं रोबोट्स के अंदर दो टाइप्स में है। फर्स्ट वन है इंटरनल सेंसर,
जो कि जॉइंट्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल पोटेंशियोमीटर हो गया, ऑप्टिकल इनकोडर्स हो गया, या टैकोमीटर हो गया। पोटेंशियोमीटर इनकोडर क्या काम करे, क्या काम है, ये पोजीशन को पता करने के लिए, और टैकोमीटर जो है स्पीड को पता करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल पर्पस फॉर, जो कि रोबोट के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। एग्जाम्पल्स आर tactical sensors, proximity sensor, optical sensor, machine vision, and other type of devices which are used to measure temperature, fluid pressure, and other physical properties also. Okay, या फिर electrical voltage. So this is about the sensors. Next we have generations of robot. ठीक है, ये जनरेशन ऑफ रोबोट से मेरा मतलब ये है कि कब से हमारा रोबोट, हम कब से कह रहे हैं कि रोबोट हमारा बनना स्टार्ट हुआ और उसकी प्रोसेस कैसे कैसे चली है। मतलब एक सबसे पहला रोबोट जब बना होगा और अभी के जो रोबोट है उसमें काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं, काफी एडवांसमेंट हो चुके हैं। ठीक है, और इस तरह से एडवांसमेंट हो रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग को जो रोबोट्स हैं वो धीरे धीरे रिप्लेस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे काम जो है हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकते थे वो जो है बाय यूजिंग रोबोट रिप्लेस हो रहा है। ठीक, अब ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रोबोट्स आर मच मोर इफिशिएंट एज कंपेयर टू योर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अभी तक क्या है कि जो भी काम रिपीटेटिव टाइप का होता है, ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर खासकर जो भी काम रिपीटेटिव टाइप का है वो जो है रोबोट ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है ह्यूमन बीइंग से। इसके दो तीन वजह है कि ह्यूमन बीइंग जो है एक तो काफी देर तक काम करने के बाद वो थक जाता है। ठीक है, या उसके अलावा उसको जो है वेजेस देनी पड़ती है आपको। ठीक, इसके अलावा वो छुट्टी मांगेगा आपसे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स मांगेगा। बट इन केस ऑफ रोबोट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस टाइप ऑफ थिंग। रोबोट को आप जो है लगभग कंटिन्यूसली काम पे लगा सकते हैं। ठीक है, वो वेजेस हाई नहीं मांगेगा। और इसके अलावा क्या है कि वो एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रोबोट्स हैं दे आर गोइंग रिप्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग्स स्लोली एंड स्लोली। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है रोबोट जो है जो मानव है उसको रिप्लेस करते चले जाते हैं। तो जनरेशन ऑफ रोबोट का मतलब ये है, बेसिकली ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो रोबोट का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। ठीक, तो ये जो है अगर आप हिस्ट्री की अगर कोई पूछे तो ये हिस्ट्री लिखने के लिए भी आपको जनरेशन और रोबोट्स जो है काफी हद तक हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट वी कैन डिवाइड द जनरेशन ऑफ रोबोट इनटू 5 कैटेगरी: first, second, third, fourth, and fifth generation. We have 5 generations of robot. In first generation of robot, we are talking about the open loop control system. ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन की अगर बात करूं तो ऐसा नहीं है कि 1960s लिखा तो 1960 से ही स्टार्ट हुआ। मतलब उसके आसपास हम बोल सकते हैं कि जो है हमारा फर्स्ट जनरेशन था। ठीक है, अगर मैं 90s 80s लिख रहा हूँ सेकेंड जनरेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल 1980 में जो है हमारा सेकेंड जनरेशन आ गया, उसके आसपास की बात हो रही। ठीक है, सो इन डेट्स को दिल पे ना ले, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट्स नहीं है बट उनके आसपास वाली बात हो रही है। ठीक, सो फर्स्ट जनरेशन रोबोट्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर बेस्ड ऑन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आप इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे तो इनमें फीडबैक तो था नहीं, तो इनको कई बार काफी हद तक इनको जो है सुपरवाइज करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सुपरवाइज क्यों करना पड़ता था हमें क्योंकि ये कई बार जो है अपनी पोजीशन को छोड़ देते थे। ठीक है, तो अगर आपको इनसे काम लेना है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, फीडबैक है नहीं, ठीक है, तो वो जो है फीडबैक के बिना क्या करेगा, ढंग की जो पोजीशन जो जिस पोजीशन पे उसको जाना चाहिए था उस पोजीशन पे नहीं जाएंगे। तो इसको कई बार अलाइनमेंट या फिर इसको सुपरवाइज करना काफी जरूरी हो जाता था। इसका एग्जांपल था स्पॉट वेल्डिंग के लिए काफी यूज होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोबोट। इसके अगर टाइमलाइन की बात करूं तो ये लगभग 1960s के समय से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन हमारा आया था। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन है जो बेसिकली बेस्ड ऑन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सेकेंड जनरेशन हमारा जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बेस के ऊपर बेस्ड था। इसकी अगर टाइमलाइन की बात करूं तो लगभग 90s 80s के टाइम से हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव सेकेंड जनरेशन ऑफ रोबोट्स। नेक्स्ट वी हैव थर्ड जनरेशन।
तो ये जो है थर्ड जनरेशन बेसिकली मशीन विजन के ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड जो सिस्टम है उसको, या इंस्पेक्शन एनालिसिस की बात करें तो दैट कम्स अंडर थर्ड जनरेशन। और इसकी अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो दैट इज अबाउट आफ्टर 2000, तो 1960s 1980s 2000। नेक्स्ट भी है फोर्थ जनरेशन, जिसमें क्या है, जो ये सेंसर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स का यूज कर रहे हैं हम लोग वो जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम इटसेल्फ कर सकते, मतलब जो एक्शन है उसको खुद ही प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक। सेंस कर रहे हैं, उसके बाद जो फीडबैक ले रहे हैं उसके बाद प्रोग्राम भी खुद ही कर रहे हैं कि हमें इसका ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक। तो ये जो टेक्नोलॉजी है दैट कम्स आफ्टर 2005। अब आप देख रहे हैं कि 1960s लगभग लगभग देखिए 1960 से 1980 तक 20 साल का समय लगा, उसके बाद और 20 साल का समय लगा। अब लेकिन अब जो धीरे धीरे चीजें विकास हो रहा है वो काफी तेजी से हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो है हम लोग बात करते हैं ह्यूमन लैक इंटेलिजेंस की और डिसीजन कैपेबिलिटी की, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये जो है हम लोग फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं इसमें। तो जैसे जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हम लोग जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन जो जिस तरह की इंटेलिजेंस रखता है उस तरह की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और इसका जो अभी भी ये बोला जा रहा है कि जो जो फिफ्थ जनरेशन है अभी तक आई नहीं है, आने वाली है, ठीक है। जल्दी ही आप इसके बारे में देखेंगे कि फिफ्थ जनरेशन में हम लोग दाखिल हो जाएंगे। सो वी हैव 5 जनरेशन और रोबोट, जिसमें से फिफ्थ जो है हमें अभी पाई नहीं है, हमें पाने वाला है। फर्स्ट जनरेशन ओपन लूप सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। सेकेंड जनरेशन जो है क्लोज लूप सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। थर्ड जनरेशन जो है मशीन विजन के ऊपर बेस्ड थी। फोर्थ जनरेशन में जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोग्राम कर सकता है जो मशीन है। तो दैट्स व्हाई दिस आर अंडर फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट वी हैव टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ जनरेशन which is based on the human like intelligence, okay। So next talking about the robot programming. So basically talking about the robot programming, we have two modes of programming. First one is online programming and second one is offline programming. Online programming मतलब जब आप जो है मशीन के ऊपर जाके वहीं पे जो है आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर मशीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, then it is comes under, then it is going to come under online programming, ठीक है। मशीन के ऊपर जब जाके वहीं पे प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज कम्स अंडर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। और नेक्स्ट वी हैव ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, जब वो जो है मशीन पे नहीं, थोड़ा उसके अलग होके जो है प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज कम्स अंडर ऑफलाइन प्रोग्रामिंग। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जैसे आप कैसे कर सकते हैं, टीचिंग पेंडेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था। टीचिंग पेंडेंट का यूज कर सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह से जो है जो रोबोट है उसको टीच करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है टीचिंग पेंडेंट है, इसके थ्रू आप जो है टीच कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस किस पोजीशन पे आपको जाना है। तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में आप टीचिंग पेंडेंट का यूज कर सकते हैं, प्लेबैक डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, मास्टर और स्लेव का यूज कर सकते हैं। यानी आपने कुछ जो है छोटा मॉडल टाइप का बना रखा है, ठीक है, और उसी को जो है आप जो है बड़े रोबोट का छोटा मॉडल बना रखा है, उसको आप चला रहे हैं, उसी को कॉपी करके जो है बड़े वाले जो रोबोट है वो एक्चुअली चल रहा है। यानी इस तरह से समझिए कि जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपने कीज दबाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियो गेम के अंदर एक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे आप कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं, तो अगर आप जॉयस्टिक का यूज कर रहे हैं तो जॉयस्टिक से लेफ्ट राइट करने की कोशिश करते हैं, या फिर बटन से कीबोर्ड के बटन से लेफ्ट राइट करते हैं, वैसे ही जो है कंप्यूटर के अंदर जो है लेफ्ट राइट होता है। वैसे ही आप ये समझिए कि आपके पास कुछ मास्टर और स्लेव तरीके का है, कि आपके पास जॉयस्टिक टाइप की है, आप उसको कंट्रोल करके उसको आगे ऊपर नीचे आगे पीछे करके जो ये देख रहे हैं कि रोबोट के आर्म्स को उस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ कम्स अंडर मास्टर सेल। नेक्स्ट वन ये प्रोग्रामिंग थ्रू सेंसर कंट्रोल, सेंसर के थ्रू कंट्रोल करके आप प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या कैसे कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं, ग्राफिक्स बेस्ड यूज करते हैं, या फिर नॉलेज बेस्ड नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, रोबोट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर कम्स अंडर ऑफलाइन प्रोग्रामिंग।
तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास स्क्रीन स्क्रीन तरह के लगे होगी, आप इसमें कोडिंग वगैरह या फिर कुछ ग्राफिकल में ग्राफिक्स टाइप के होंगे, उसमें आप जो है कुछ बटन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जो प्रोग्रामिंग है दैट्स आर कंसिडर्ड ऑफलाइन प्रोग्रामिंग. So we have talking about the robot programming. We have two modes of robot programming. First one is online, second one is offline. Online का मतलब उसी पोजीशन, उस जहाँ जो मशीन है उसके वहीं पे जाके जो आप प्रोग्रामिंग करें. ऑन द अदर हैंड ऑफलाइन को प्रोग्रामिंग, वी आर गोइंग टू program the programming without going at the position of the robot. ठीक. So these are two modes of programming. So today let's end this lecture. Next we are going to